स्वागत है। अभी जो लेटेस्ट मैंने 2 वीडियो बनाए फीफा वर्ल्ड कप पर, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो टॉप 4 जो कंट्री थे, जिन्होंने जो विजेता की जो रैंक आई है, पहली आपकी अर्जेंटीना, दूसरी आपकी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप तैयारी कर रहे होंगे, नए अंदाज में तैयारी कर रहे होंगे। और हमने कहा ना कि आपको अब इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि आप पूरा वर्ल्ड और आपके सिलेबस की हिस्ट्री कब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बातों ही बातों में, मजे मजे में पता न चलेगा। अभी मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें फीफा वर्ल्ड कप के डेटा थे। अब उसी में आपकी जो टॉप 4 कंट्री आई हैं, पहला तो अर्जेंटीना था जो जीता, दूसरा जो उप विजेता है वो फ्रांस है, और तीसरा जो वो है आपका क्रोएशिया, और चौथा जो रैंक आई है वो आपकी मोरक्को की है। और यहां से इतिहास भी भारत से जुड़ा हुआ है और भूगोल भी जुड़ा हुआ है। फ्रांस की तो भारत में बस्तियां ही रही हैं, पांडिचेरी का जो डेवलपमेंट है, फ्रांस ने यहाँ पर व्यापार किया है, ठीक है। तो इनको हम अध्ययन करेंगे, मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे, और चूंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही करंट का भी इसमें देखेंगे क्यूबा कि फ्रांस से हमने राफेल भी लिए और 36वां राफेल हमारा आ चुका है। तो इसका बहुत बृहद हम तरीके से आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और उठा लीजिए कलम और कॉपी, नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने कहा नए अंदाज में करेंगे, नए अंदाज में कीजिए तैयारी। इस वाले सेक्शन में हम फ्रांस और अर्जेंटीना के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ का इतिहास है और भूगोल से छुप गया है, मान लीजिए इतिहास और भूगोल हम दोनों पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम फ्रांस की बात कर लेते हैं। यह आपको जो फ्रांस दिखाई दे रहा है यहाँ, और फ्रांस की सबसे पहले वाटर बॉडी हम देख लेते हैं, कहां कहां से घिरा हुआ है। यूरोप का कंट्री है और पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो ये इसकी जो सीमा है कई देशों से छूती है। एक एक करके मैं बारी से बात करूंगा, लेकिन पहले इसकी वाटर बॉडी को हम देख लेते हैं। साउथ में देखें तो यहाँ पर भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य में क्या है? भूमध्य सागर है। और यहीं पर इसका भूमध्य सागर में इसका द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिका। क्या है? कोर्सिका इसका द्वीप है। और उत्तर में हम देखें तो उत्तर में ये इंग्लिश चैनल मिलेगा। क्या मिलेगा? इंग्लिश चैनल मिलेगा। और इधर मिलेगा नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। उत्तर में उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल मिलेगा आपको, ठीक है। और जब हम पश्चिम की बात करेंगे तो बे ऑफ बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी मिलेगी। किसकी खाड़ी मिलेगी? बिस्के की खाड़ी है। तो ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता रहता है वाटर बॉडी। तो ये वाला जो सेक्शन है वो आपका अटलांटिक ओशियन है जो फ्रांस को टच करता है। फ्रांस की जो राजधानी है वो कौन सी है? पेरिस है। कौन सी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस है, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, और वो सीन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की जो संसद है इसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। और इसका जो मोटा मोटा हम अंदाज लगाएं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में जो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को जो बैठी थी, तो उसने फ्रांस की अवधारणा को स्वीकार करते हुए जो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था पहले दिन में, वो फ्रांस की ही परिपाटी को स्वीकार करते हुए उन्होंने संविधान सभा के लोगों ने उसे फॉलो किया था और उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। साथ ही देखें कि जो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, न्याय, बंधुत्व की जो अवधारणा है वो हमारे संविधान में ली है। यानी हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने जो गणतंत्र की जो भूमिका है वो फ्रांस के संविधान से ली हुई है। तो ये जो सेक्शन था वो पॉलिटी के हिसाब से था। और बात करें यहाँ पर एज ए हिस्टोरियन, तो हिस्टोरियन ये जो चित्र आप दिखाई दे रहा है जो महाराजा रणजीत सिंह है, और महाराजा रणजीत सिंह जो शुकर चकिया मिसल के थे और सिख नेता थे, राजनीतिक थे, और
उनकी जो मूर्ति है फ्रांस में सेंट ट्रोपेज में लगाई गई है। कहां पर है? सेंट ट्रोपेज में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति लगाई गई है। तो ये जो शुरुआत है फ्रांस की, तो मैं आपको बता दूं क्या आपको पढ़ना है इसमें, भूगोल पढ़ना है और इतिहास पढ़ना है, ठीक है। अब देखो पहले हम ज्योग्राफी को हम देख लेते हैं। ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो फ्रांस है, सॉरी पीछे रह गया, इसकी स्थलीय संरचना की बात कर लेते हैं। तो किस किस देश की सीमा को ये टच करता है? तो पहला जो देश आएगा वो आएगा बेल्जियम। क्या आएगा? बेल्जियम की सीमा को स्पर्श करता है। और छोटा सा ये देश है वो है लग्जमबर्ग। और फिर है आपका जर्मनी को टच करता है, ये वाली सीमा जर्मनी की है। और ये जो इतना सेक्शन है वो स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और यहां देखेंगे तो इतना जो छोटा सा है ये आपका इटली है। लेकिन महत्वपूर्ण है इटली और यहां पर सीमा पर यहां पर मोनाको है। क्या है? मोनाको एक देश है, छोटा देश है। और अगर हम इधर की बात करें तो यहां पर ये आपका स्पेन है। क्या है? स्पेन है ये। और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक छोटा सा कंट्री है और इसका नाम है अंडोरा। तो ध्यान रखना, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपका अंडोरा है और फ्रांस और इटली की सीमा पर मोनाको है। ये छोटे छोटे कंट्री हैं, अक्सर ये पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए जाए, बेल्जियम लग्जमबर्ग जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा और स्पेन, ये इसकी सीमा पर स्थित है। और फ्रांस की जो क्रांति हुई है वो 1789 में हुई है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहां हुई है। तो फ्रेंच की जो क्रांति है वो 1789 में हुई है। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा पार्ट है। आपका मेंस में भी जो पीसीएस और यूपीएससी में एक सिलेबस का हिस्सा है। तुलनात्मक संविधान भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इसलिए जब आप ये प्रश्न फंस जाता है और ग्राफिक दृष्टि से जब आप उसको एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। साथ ही जो पीटी में अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है, आपको भूगोल को करंट से जोड़ करके लिया जाता है और उसमें एक दो फैक्ट डाल दिए जाते हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन डाल दिया जाता है। तो इससे जो कठिन जो प्रश्न है वो काफी कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या स्टैटिक जीके वाला भी पार्ट याद करना है, ज्योग्राफी का भी पार्ट याद करना है और करंट के साथ भी इसको जोड़ के चलना है, हिस्ट्री के साथ भी इसको जोड़ करके चलना है। तो अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको सफलता मिलेगी। कहीं से भी आए आपका स्थान जरूर सुरक्षित होगा। तो इस तरह से अभी मैंने आपको दोनों इसकी वाटर बॉडी बता दिया और ये बताया किस किस से ये देश से घिरा हुआ है। वाटर बॉडी में एक बात और देख लेते हैं कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ जो सागर है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में डोवर जल संधि है। कौन सी? डोवर जल संधि है। और ये क्या है? यूके को, यानी यूके को फ्रांस से अलग करती है। तो आई थिंक आपको ये बात याद आ गई होगी। जोड़ती किसकी ओर? किसको है? नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और यूके को किससे? फ्रांस से अलग करती है। ये अक्सर पूछी जाती रहती है। अब देखो ये जो सारे पॉइंट है, अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के पर्वत। फ्रांस में कौन कौन से पर्वत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर क्योंकि इसकी जो सीमा है कई देशों के साथ, यानी 8 देशों के साथ इसकी सीमा टच करती है, तो उस सीमा पर भी पर्वत हैं और वो जो पर्वत हैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो उत्तर की हम दे लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रिटनी पर्वत है। कौन सा है? ब्रिटनी पर्वत है। ब्रिटनी पर्वत है। और यहां पर जो है वह नॉरमैंडी पर्वत। कौन सा है? नॉरमैंडी पर्वत है। बीच में अगर देखें तो यह मैसिव सेंट्रल है। कौन सा है? मैसिव सेंट्रल है। मैसिव सेंट्रल यहां पर जो है मैसिव सेंट्रल है। तो मैंने ब्रिटनी बताया, नॉरमैंडी बताया। अब देखो यह कैंपेगने। कौन सा है? कैंपेगने। कैंपेगने पर्वत है, ठीक है। और ये किसके सीमा पर है? ये बेल्जियम की सीमा के पास में है, ठीक है।
अब देखो ये यहाँ पर जब देखेंगे ये आपका जर्मनी आ गया, क्या आ गया, जर्मनी आ गया ये, और जर्मनी की सीमा पर है बॉस-जेस पर्वत। बॉस-जेस पर्वत, ध्यान रख कई बार पूछा गया है कि बॉस-जेस पर्वत किस देश की सीमा पर है, तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर बॉस-जेस पर्वत है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपका वो है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड और जो फ्रांस है इसकी सीमा पर है जूरा पर्वत। कौन सा, जूरा पर्वत किसके सीमा पर है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है, तो याद होने चाहिए। कहां बताया मैंने, बेल्जियम की सीमा पर थोड़ा टच करता है, कौन सा, कैंपेगने। उसके बाद जर्मनी पे कौन सा है, बॉस-जेस पर्वत है, और आपका स्विट्जरलैंड पे कौन सा है, जूरा पर्वत है। और यहीं से जब देखेंगे तो यह इटली, कौन सा है, इटली, और इटली में है आपका आल्पस पर्वत। कौन सा है, आल्पस पर्वत है। हालांकि इसमें बताऊंगा आल्पस पर्वत कई देशों में है, इटली में है, आगे है लिंचेस्टाइन में है, तो उसका नेक्स्ट मैंने अलग सेफ्टी से लिया हुआ है। तो मैसिव सेंटर हो गया आपका, आल्पस पर्वत हो गया, जूरा पर्वत हो गया। अब यहां से प्रश्न पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण का क्रम, यूपीएससी में ये पूछ सकता है, क्या है कि कैंपेगने के नीचे कौन सा है, बॉस-जेस है, बॉस-जेस के नीचे जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत के नीचे आल्पस पर्वत है, और यहां पर है प्रोवेंस। कौन सा है, प्रोवेंस। ये प्रोवेंस जो हिल है वो आपका एक क्रम बनाती है, तो यहां से क्रम बनना है प्रश्न पूछे जाने का, तो यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है, और यूपीएससी का पैटर्न अब आपका कौन ले रहा है, पीसीएस ले रहा है, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। अब बात करें स्पेन की सीमा पर है, स्पेन की सीमा पर प्रेनीज पर्वत है। कौन से, स्पेन की सीमा पर प्रेनीज पर्वत है, और प्रेनीज पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है पिको डी ओनेटो है, पिको डी ओनेटो अभी चर्चा में है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है, हो सकता है ये आपसे पूछी भी जाए। ऐसे ही आल्पस पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आई थिंक अब आपने इसकी जो पर्वत हैं वो याद कर लिए होंगे। कौन सा बताया मैंने, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, ब्रिटनी, फिर नॉर्मैंडी और कैंपेगने, ब्रिटनी, नॉर्मैंडी, कैंपेगने, और जब उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो कैंपेगने और बॉस-जेस कहां होगा, जर्मनी की सीमा पर होगा, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड की सीमा पर होगा, और आल्पस पर्वत वो इटली की सीमा पर होगा। तो यहां से कौन सा हो गया, कैंपेगने, कैंपेगने के बाद बॉस-जेस, बॉस-जेस जूरा पर्वत, जूरा पर्वत के बाद जो आपको है वो आल्पस पर्वत है, और प्रीवेंस पर्वत है। ये आपकी ये पूर्वी सीमा बनाता है, यानी फ्रांस की पूर्वी सीमा पर ये स्थित देश है और स्थित पर्वत है, और उत्तर से दक्षिण का मैंने आपको यह क्रम बताया है। साथ ही प्रेनीज पर्वत अक्सर पूछा जाता है, और प्रेनीज पर्वत में ही आपका एक देश स्थित है, वो है अंडोरा, यानी प्रेनीज पर्वत है दोनों सीमा पर, और यहीं पे अंडोरा भी है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित देश कौन सा है, तो आपका अंडोरा हो जाएगा। और यह भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रेनीज पर्वत के बीचों बीच देश स्थित है, तभी आपका आंसर अंडोरा हो जाता है, और अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला विले। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इसके बीच में जो सेंट्रल मैसिफ है इसके ऊपर है बरगेंडी। कौन सा है, बरगेंडी, यह पर्वत है। तो आपके सारे लगभग मुझे लगता है पर्वत यहां पर हो चुके हैं। वीडियो को एक दो बार चला के देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं यहां पर हम रिवर सिस्टम की है, नदियों की बात करते हैं। और जो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, ये वाली, ये सीन नदी के किनारे है, और ये सीन नदी कहां गिरती है, ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहां पर है, इंग्लिश चैनल में ये गिरती है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी ये आपकी है लॉयर नदी, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो और तीसरी है आपकी गैरोन नदी। कौन सी है, गैरोन, गैरून सॉरी, गैरून नदी, लॉयर नदी और सीन नदी है। और साथ ही एक यहां से नदी निकलेगी, ये वाली, और इसे कहते हैं रॉन नदी। कौन सी, रॉन नदी। तो रॉन नदी कहां गिरती है, ये गिरती है गल्फ ऑफ लियोन में। किसमें, गल्फ ऑफ लियोन में गिरती है, अर्थात भूमध्य सागर में गिरती है। या तो गल्फ ऑफ लियोन दे रखा होगा, या दे रखा होगा भूमध्य सागर है। लेकिन गैरून नदी कहां पर गिरती है, ये बिस्के की खाड़ी में गिरती है। लॉयर नदी कहां गिरती है, ये भी बिस्के की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो पेरिस जिस नदी किनारे है सीन नदी, ये कहां गिरती है,
ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो ये प्रमुख नदियां यहाँ पर ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अक्सर पूछा जाता रहता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। जैसे हमारा जो आपका जो राजधानी है की पेरिस, पेरिस, और ये किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और पेरिस को क्या कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है ग्रंथिल शहर। क्या कहा जाता है? ग्रंथिल शहर कहा जाता है। ग्रंथिल शहर का मतलब क्या है? नोडल सिटी, नोडल सिटी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसे प्राइमेट सिटी भी कहा जाता है, प्राइमेट सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लिपस्टिक और स्त्रियों के जो सौंदर्य सामग्री है वो मिलती है, तो इसीलिए इसे फैशन नगरी भी कहा जाता है, फैशन सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर शैंपेन शराब यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। तो पेरिस शैंपेन शराब के लिए और शराब उद्योग के लिए संपूर्ण फ्रांस ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे है। अब आप यहां देख रहे होंगे नदियां देखेंगे और नदियों के किनारे स्थित शहर पूछेंगे। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो सबसे पहले हम सीन नदी देखेंगे, सीन नदी, और ये इसकी मूल है, यहां से उद्गम निकलेगा, सेंट्रल मैसिफ का इलाका है, वहां से निकलेगी ये सी नदी। और इसकी जो सहायक नदी है वो है मार्मे नदी। मार्मे इसकी क्या है? सहायक नदी है। अब इसके किनारे कौन सा है? इसके जो किनारे है वो ट्रॉयस शहर है। कौन सा? ट्रॉयस, ट्रॉयस शहर स्थित है, ठीक है। और इसी के साथ यहां पर कौन सा आएगा? सीन आ जाएगा, ओ सॉरी पेरिस आ जाएगा। पेरिस के नीचे रोए, रोए जो शहर है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोए शहर है। और डी हावरे, डी हावरे, और ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कूट प्लान के लिए। तो डी हावरे, फिर रोए, फिर आपका पेरिस, और फिर ट्रॉयस। तो पहले ट्रॉयस पड़ेगा, ट्रॉयस बाद पेरिस पड़ेगा, पेरिस बाद रोए पड़ेगा, रोए बाद कौन सा पड़ेगा? ली हावरे पड़ेगा। और ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। साथ ही अब है लॉयर नदी। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो लॉयर नदी है। कौन सी है? लॉयर नदी है। और ये बिस्के की खाड़ी में गिरती है। किसमें? बिस्के की खाड़ी में गिरती है। अब यहां से जो शहर है तो सेंट एंटने यहां पर है, और ऑलियंस, ये बहुत पूछा जाता है, ऑलियंस, ऑलियंस जो शहर है, ऑलियंस जो शहर है वो आपका यहां पर स्थित है। फिर है टोरस, टोरस सिटी है। फिर एंगर सिटी, एंगर शहर आपका यहां पर स्थित है। फिर नॉन्टिस, नॉन्टिस शहर स्थित है। और सेंट नजारे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेंट नजारे। और सेंट नजारे क्या है? पोर्ट भी है ये, ध्यान रखना। और ये बिस्के की खाड़ी में है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सबसे नदी है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से जो व्यापार है वो उसके लिए मार्ग प्रदान करती है। अब देखो आपने जब ये पढ़ा आपने, तो अगला जो दिखाई देगा नदी, रिवर सिस्टम वो दिखाई देगा रॉन रिवर। कौन सी? ये जो दिखाई देगी रॉन रिवर है। और रॉन रिवर कहां गिरेगी? बे ऑफ लियोन्स में। कहां पर? बे ऑफ लियोन्स में गिरेगी। और ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। या तो ऑप्शन में बे ऑफ लियोन होगा या फिर आपका भूमध्य सागर होगा। अब यहां से जब निकलती है तो लियोन शहर जहां पर इंटरपोल का कार्यालय है, यह भी कहां पर स्थित है? ये आपका जो रॉन नदी के किनारे स्थित है। साथ ही ध्यान रखना यहाँ पर मर्सेलिस बंदरगाह है, जो कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मर्सेलिस। ध्यान रखना ये रॉन नदी पे नहीं है, रॉन नदी से थोड़ा हट करके है, ठीक है। तो यहां से इस तरह से आपने यहाँ की रिवर सिस्टम को पढ़ा। कौन सी है? आपका सीन नदी पढ़ी आपने, आपकी रॉन नदी पढ़ी आपने, लॉयर नदी पढ़ी। तो ये आपने डायग्राम भी बनाएंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। और अपने हाथ से फ्रांस का नक्शा बनाते हुए उसमें ये नदियां बनाइए और उसके किनारे जो शहर है उसको भरिए, कौन सा बंदरगाह है वो भरिए, क्योंकि अक्सर यहीं से प्रश्न जब पूछता है और अगर आपकी थोड़ी कमी है तो ये आपसे दूर हो जाती है। अब है गैरोन नदी। कौन सी है? गैरोन नदी, ठीक है। और यहां पर बोर्डो,
ध्यान रखना, बोर्डो बंदरगाह, कई बार क्वेश्चन आया है कि बोर्डो बंदरगाह किसके नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ गैरोन नदी के किनारे स्थित है, और गैरोन नदी कहाँ गिरती है, बिस्के की खाड़ी में गिरती है, फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी ये भी है। अब देखिए, अब यहां से हम पढ़ेंगे कौन कौन सा यहाँ का खनिज क्षेत्र है, खनिज की पेटी कौन कौन सी है। तो देखिए, ये जो जर्मनी की सीमा पर है, यहाँ पर जो आपका है वो लॉरेंस क्षेत्र है। क्या है, लॉरेंस क्षेत्र है, और लॉरेंस जो क्षेत्र है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, लॉरेंस क्षेत्र। लॉरेंस क्षेत्र में ही आपका क्या है, मेट्ज, मेट्ज, ठीक है, नैन्सी, कौन सी, नैन्सी, मेट्स, ये किसके क्षेत्र, किसके हैं, ये आपके लौह इस्पात के केंद्र हैं। साथ ही यहां पर है ये छोटा सा शहर, ये दिखाई दे रहा है यहां, और इसे बोलेंगे स्ट्रेट्सबर्ग, स्ट्रेट्सबर्ग, ठीक है, और स्ट्रेट्सबर्ग है वो यहाँ की इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहां पर मूल हाउस है, मूल हाउस, कौन सा है, मूल हाउस है, और ये पोटास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पोटास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहां पर आप जब देखेंगे पूरा इलाका लियोन्स, जहां पर इंटरपोल का कार्यालय है लियोन्स में, और ये किसके नदी किनारे है, रॉन नदी के किनारे ये स्थित है, और ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लियोन शहर है वो रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, यहां से दो महत्वपूर्ण और डेटा है, क्या है कि 1997 में ओडिलो शहर में, ओडिलो शहर में 1997 में पहला विश्व का सौर ताप ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, और वो कहां पर, फ्रांस में स्थापित किया गया था। साथ ही पाऊ 1951 में, ये जो स्पेन है यहाँ, ये आप देखेंगे तो ये स्पेन आएगा, स्पेन की सीमा पर है पाऊ, ये पाऊ है। 1951 से यहाँ पर जो फ्रांस है वो प्राकृतिक गैस का खुदाई का गोचर ये निकालना है यहाँ से, और ये प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है, किसका, फ्रांस का। अब ये जो सेक्शन मैंने बताया, ओडलो बताया, पाऊ बताया, आपका मेट्स, नैन्सी, स्ट्रेट्सबर्ग का मूल हाउस, और लियोन्स, ये सारे आपके उत्पादन के क्षेत्र हैं। मुझे आशा है कि आप इस बात को लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, और जब भी आपको समय मिलेगा, समय समय पर आप इसको जरूर दोहराएंगे। यहां पर एक शहर है, लील शहर है, एक शहर है लील, ठीक है, और ये लील जो शहर है वो कृत्रिम रेशम के लिए प्रसिद्ध है, कृत्रिम रेशम के लिए प्रसिद्ध है। लियोन्स जो है वो रेशम के लिए, और कृत्रिम रेशम के लिए कौन सा है आपका, लील शहर प्रसिद्ध है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत यहां पर कई देशों में फैला हुआ है। देखिए, फ्रांस में आल्प्स पर्वत है, ये वाला, ये आपका इटली है, क्या है, इटली है, ये क्या है, फ्रांस है, ये क्या है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, और एक छोटा सा इसकी गोद में वो है लिंचेस्टाइन, लिंचेस्टाइन एक ये देश है, लैंड लॉक देश है, ध्यान रखिएगा, और आल्प्स की गोद में इसे माना जाता है। साथ ही ये आपका दिखाई देगा ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है, ठीक है, और ये स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। तो इतने देशों से ये आल्प्स फैला हुआ है, यानी इतने देशों में आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर देशों के नाम पूछ लेता है कि किन किन देशों में आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। अब आल्प्स पर्वत इधर कहां छुएगा, ध्यान रखिएगा, ये छुएगा मेडिटेरियन सी को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसको छू रहा है, एक तो मेडिटेरियन सी की तरफ छूता है, और दूसरा जो एड्रियोटिक, ये जो एरिया है स्लोवेनिया का और इटली का, ये एड्रियोटिक, कौन सा है, एड्रियाटिक सागर को स्पर्श करता है। तो ये क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है, क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है, ये वाला। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आर्क के जो केंद्र हैं वो किसको स्पर्श करते हैं, तो एड्रियाटिक सागर को और मेडिटेरियन सागर को ये आर्क यानी आल्प्स पर्वत
क्या करता है, स्पर्श करता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फुटबॉल खेलो ना, फुटबॉल खेलने का क्या मतलब, पूरी एनर्जी लगा के खेला जाता है, तो आपको भी पूरी एनर्जी लगा करके सारे केंद्र बिंदुओं को याद कर लेना है। मैंने वादा किया था 100% आपको सफल कराऊंगा, बस आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और कुछ बातों को फॉलो करेंगे, 100% आपकी नौकरी लगेगी। अब देखो अगला जो सॉरी फ्रांस है। अब भारत और फ्रांस के बीच में बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। अब उन ऐतिहासिक संबंधों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे अंतिम में आने वाले कौन से थे, यूरोपीय थे, वो फ्रांसीसी थे। क्यों? क्योंकि वो जो अफ्रीका जो महाद्वीप है और वहां पर मेडागास्कर है, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मेडागास्कर है, तो ये मेडागास्कर में यह फंसे हुए थे। तो फ्रांस का अगर बात करें, फ्रांस का, तो फ्रांस का जो साम्राज्य है वो पूरे विश्व में 4 जगह फैला हुआ है। पहला तो फैला हुआ है कहां पर, पहला वो है दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में उसका जो उपनिवेश था वो था फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी केयन्ने है, क्या है, केयन्ने है, और यहां पर कोरू प्रक्षेपण केंद्र है, कोरू प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा कहा है पोलिनेशिया में, पोलिनेशिया, पोलिनेशिया, और पोलिनेशिया कहां पर है, ये प्रशांत महासागर में है। कहां पर है, प्रशांत महासागर, और कहां पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये। तो आई थिंक आपने देखा होगा इसके 4 सेक्शन में, 2 सेक्शन मैंने बताए, दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है, और पोलिनेशिया प्रशांत महासागर में है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है। तो ये 2 मैंने क्षेत्र बता दिए आपको है। अब देखिए हिंद महासागर में, हिंद महासागर में जो मेडागास्कर वाला जो इलाका है, रीयूनियन द्वीप, कौन सा, एक मिनट, रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन द्वीप, ये कहां पर है, ये हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में। तो ये सारे चीजें आपको महत्वपूर्ण तरीके से नोट करना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा तार जो है तो ठीक है। अब देखो, हाँ, रीयूनियन द्वीप हो गया, हिंद महासागर में है, ठीक है, कहां पर है, हिंद महासागर में है, रीयूनियन द्वीप है, और ये मेडागास्कर के पड़ोस में है। अब वेस्ट इंडीज में भी, वेस्ट इंडीज जो है, ठीक है, यहां भी इसके कुछ द्वीप हैं, और कुछ द्वीप कौन से हैं, वो है ग्वाडलोप, 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 ठीक है, क्या है, ग्वाडलोप यहाँ के का द्वीप है, और एक और द्वीप है मोर्टिनेक, कौन सा, मोर्टिनेक, मोर्टिनेक द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में, वेस्ट इंडीज में ग्वाडलोप है और मोर्टिनेक है, और दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है, केयन्ने उसकी राजधानी है, वहां पर कोरू प्रक्षेपण केंद्र है, और पोलिनेशिया प्रशांत महासागर में है। तो ये फ्रांस जो है इसके पूरे उपनिवेश थे। ऐसे ही भारत में भी इसका उपनिवेश था। और यहां की हम बात करें तो भारत में सबसे पहले जब ये आए तो वहां का जो मंत्री था कोलवर्ट, और इसके किस सलाह पर फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई 1664 में। तो फ्रांस की जो कंपनी भारत में आई थी वो 1664 में स्थापित की गई थी। और ध्यान रखना, ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। क्या थी, सरकारी कंपनी थी। कई बार ये पूछा जा चुका है। 1667 में, कब, 1667 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपसे नोट करके चलिए। 1667 में आपका फ्रांसिस कैरोन, कौन, फ्रांसिस कैरोन। देखिए, आपको हंसी मजाक वाले भी कमेंट में दे सकता हूं, लेकिन टू द पॉइंट पढ़िए, फिर कंप्लीट हो जाए, फिर हंसी मजाक खूब करिएगा।
जब पढ़ाई के वक्त केवल सीरियस पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि फ्रांसिस कैरोन की जो टीम है वो कब आई है, वो आई है 1667 में, भारत में आई थी 1668 में। ये तो इतना मैं डीपली नहीं लूंगा, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत डीपली इसमें पढ़ाऊंगा फ्रांस और भारत के रिलेशंस के संबंध में। और इन्होंने 1668 में सूरत में पहला कारखाना खोला है। पहला कारखाना कहां खोला फ्रांसीसियों ने? सूरत में कारखाना खोला। फ्रैंको मार्टिन एक व्यक्ति है इनका, फ्रैंको मार्टिन, इसने पांडिचेरी का विकास किया था। किसका विकास किया है? पांडिचेरी का विकास किया है। और यहीं के एक डुप्ले एक है और इनका नायक है, लीडर है, और उसने सहायक संधि प्रणाली सबसे पहले उसी की चलाई थी, डुप्ले की थी। ठीक है, बाद में वो लॉर्ड बेलेजी उसे चलाएगा अंग्रेजों में, तो अंग्रेजों का नाम आए तो लॉर्ड बेलेजी, और फ्रांसीसी में आए तो डुप्ले। और इन दोनों में ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली किसने स्थापित की, तो आपका जो आंसर है वो डुप्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में और जो यूरोप की जो शक्तियां थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये आपस में लड़ रहे थे। और जो कर्नाटक के युद्ध में दोनों ने अपनी भूमिका अदा की थी, और दोनों पक्ष से ये भाग लेते थे। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, यहाँ के स्थानीय जो राजा थे उनके उत्तराधिकार के युद्ध में वो शामिल हो रहे थे। लेकिन 1760 का डेट आती है, कब? 1760, और ये होता बांडीवास का युद्ध। कौन सा? बांडीवास का युद्ध। ठीक है, इस बांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेज है वो फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं। और 1763 में इंग्लैंड में और फ्रांस में एक समझौता हो जाता है, और इसमें समझौते में कहा गया था कि आप व्यापार कर लीजिए भारत में, लेकिन अपने की किलेबंदी नहीं करेंगे, सेना आप नहीं रखेंगे। तो फिर फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपना सेना का उपयोग करना बंद कर दिया, और उन्होंने अपना सारा जो केंद्र बिंदु है वो केवल और केवल व्यापार पे लगाया। तो इस तरह से ये भारत और फ्रांस के बीच में संबंध था। अब मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो आधुनिक में देखिए तो मिराज जो विमान है और जो राफेल विमान है, ठीक है, ये दोनों लड़ाकू विमान हमने फ्रांस से लिए हैं। और फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा। कौन सी कंपनी है? अरेवा कंपनी है, और इसने जैतापुर में, कहां पर? महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु प्लांट लगाने में भारत की मदद की है। तो ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र का जो जैतापुर है वो फ्रांस की सहायता से ही स्थापित किया जा रहा है। राफेल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, मिराज, ये दोनों लड़ाकू विमान है, और इनको आप जरूर नोट करिएगा। तो ये करंट के हिसाब से और आपका एंशिएंट के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से कहीं से भी प्रश्न आए तो मुझे लगता है आपसे जरूर बनेगा। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपीपीसीएस के हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पूरा एक साथ पेमेंट ना कर पाए तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप परचेज